तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट के लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस सब्जेक्ट का मैंने आपको सिलेबस दिखाया हुआ है। उस सिलेबस का हम टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ये है दोस्तों सोशल साइंस का सिलेबस। ये पूरा सिलेबस नहीं है, हालांकि जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसी का सिलेबस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यूनिट 4th और 5th हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट 6 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख घटक। इसमें हमने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल पढ़ लिया, चट्टानों के प्रकार पढ़ लिया, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अंतर्जात और बल और बाह्यजात बल। अंतर्जात बल में भी दो होते हैं कि एक पटल विरूपणी बल, एक आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल क्या होते थे? जो बहुत धीरे गति से कार्य करते थे, और आकस्मिक बल जो बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। तो पटल विरूपणी में हमने पर्वत निर्माण हलचल पढ़ ली और महादेशीय संचलन पढ़ लिया। उसके बाद में ज्वालामुखी का अध्ययन हमने कर लिया था जो आकस्मिक संचलन में आएगा। और ज्वालामुखी के बाद दोस्तों हम यहाँ पे भूकंप पढ़ेंगे, फिर अपक्षय अपरदन और अनाच्छादन पढ़ते हैं ना। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं भूकंप। सबसे पहले भूकंप होता क्या है? भूकंप भूपटल का वह कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे या धरातल के नीचे या ऊपर के चट्टानों में लचीलेपन की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। देखो भूकंप होता क्या है कि ये हमारा धरातल है, इसके नीचे अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पृथ्वी हमेशा एक जैसी रहती है, इनमें क्या रहता है संतुलन होता रहता है। कभी कोई चट्टान ऊपर उठ जाती है, कभी कोई चट्टान नीचे धंस जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं जिन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं, और इसके अंदर से कुछ तरंगें उड़ती रहती है। कभी ऐसा होता है कि कभी ये तरंगे ऐसे चलती हैं और कभी ये तरंगे दो तरफ आके ऐसे मिलती हैं, है ना। तो जब मिलती हैं तो खड्डा उत्पन्न हो जाता है, और जब ऐसे चल जाती हैं तो दरार उत्पन्न हो जाती है ना। इस तरह से ये जो हलचल पृथ्वी के अंदर होती रहती है, तो जो भी इसकी समस्थिति और संतुलन बनाने के लिए हलचल होती है, उससे क्या होता है कि पृथ्वी के भूपटल में थोड़ा सा कंपन आ जाता है, क्षणिक रूप से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप को इंग्लिश में दोस्तों अर्थक्वेक कहा जाता है, ठीक है। अब भूकंप मूल क्या होता है? भूकंप मूल को इंग्लिश में कहते हैं फोकस, ठीक है। भूकंप मूल होता है जहाँ सबसे पहले भूकंप का आविर्भाव होता है। कि जैसे मान लो ये पृथ्वी का धरातल है ना, और भूकंप पृथ्वी पर यहाँ पर तो आएगा नहीं, आंतरिक चट्टानों में ही आता है। तो यहाँ पे मान लो भूकंप स्टार्ट हुआ है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी बहुत गहरा भूकंप होता है, तो कभी ऊंचा भूकंप होता है ना। कभी मान लो यहाँ आ जाता है, तो जहाँ पे मेन भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? भूकंप मूल कहेंगे, ठीक है। अब भूकंप केंद्र क्या होता है? जिसे एपिसेंटर बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है भूकंप केंद्र और भूकंप मूल दोनों, क्योंकि बहुतों बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। भूकंप केंद्र होता है एपिसेंटर, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों का उद्गम होता है ना। मतलब ये कोई स्थान है ना, यहाँ पे भूकंप आ गया। अब वह कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की लहरें धरातल पे, अभी तो नीचे ही भूकंप आया ना, अभी धरातल पे थोड़ी पहुँचा है। तो यहाँ से मान लो हमेशा दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पर ही चलती है, और जो भी इसका 90 डिग्री का एंगल होगा जहाँ से भी भूकंप आया है, सबसे पहले ये भूकंपीय तरंगे वहाँ पहुँचेंगी, और वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुँचती है भूकंप केंद्र कहा जाता है। धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरों का उद्गम होता है, मतलब पहुँचती हैं दोस्तों। यहाँ पे ये आएगा कि जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय लहरें धरातल पे पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? हम भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। समभूकंप रेखा भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन इसको हिंदी में कोई नहीं लिखेगा, इसको लिखेंगे आइसोसिस्मल लाइंस, ठीक है। तो आइसो बार मैंने बताया था समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली समदाब रेखाएं जो होती हैं, उसको भी समदाब रेखा कोई नहीं लिखेगा, उसको भी लिखेंगे आइसोबार, और इसको लिखेंगे आइसोसिस्मल, क्योंकि हिंदी में समझ में आ जाता है दोस्तों। समभूकंप रेखा तो आप लगा दोगे, इसलिए आजकल इनका इंग्लिश टर्म ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइसोसिस्मल लाइन क्या होती है? पृथ्वी के ऐसे स्थान जहाँ से भूकंप की तीव्रता एक समान होती है, तो उसे समभूकंपीय रेखा कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भूकंप आया, अब इसकी तरंगे यहाँ पहुँची है ना। अब मान लो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सेम तीव्रता का, यहाँ पे भी 5.6 रिएक्टर स्केल की, यहाँ पे भी 5.6 रिएक्टर स्केल, ऐसे सेम तीव्रता का भूकंप जहाँ पे आया है, जिन स्थानों पे आया है, उन स्थानों को जो रेखा मिलाएगी उसे क्या कहेंगे हम? आइसोसिस्मल लाइंस। पृथ्वी के ऐसे स्थानों में जहाँ पे भूकंप की तीव्रता एक समान है, उन्हें मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा कहते हैं। तो ये तो हो गई भूकंप से रिलेटेड कुछ बातें। अब भूकंप का वितरण पढ़ लेते हैं। तो
पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जो ज्वालामुखी का वितरण है सेम वही भूकंप का वितरण है, क्योंकि ना तो ज्वालामुखी के कोई निश्चित क्षेत्र होते हैं वास्तव में, ना भूकंप के कोई निश्चित क्षेत्र होते हैं, लेकिन जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप पाए जाते हैं, है ना, वो डाटाज कलेक्शन के आधार पर मतलब कुछ ऐसा बनाए गए हैं क्षेत्र कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, यहाँ कम आते हैं और यहाँ कम आते हैं, ना, ठीक है, उसी आधार पर ये बनाए गए। तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, जिसे हम अग्नि मेखला भी बोल रहे थे, जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी आ रहे थे, वहीं पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में एक रीज़न नहीं बताया था कि यहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी क्यों आते हैं और सर्वाधिक भूकंप भी वहाँ पे क्यों आते हैं। वो इसलिए आते हैं दोस्तों, एक तो वो नवीन मोड़दार पर्वतों का क्षेत्र है कि वहाँ पे नवीन पर्वत उत्पन्न होते रहते हैं। देखो एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा इंडिया का वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे ये है प्रशांत तटीय क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों आते हैं भूकंप? नवीन मोड़दार वलित पर्वत, यहाँ पे वलित पर्वत है। मैंने ये बोला था आपको जब पर्वत पढ़ाए थे कि जहाँ पे भी वलित पर्वत पाए जाते हैं, वलित पर्वत सबसे नवीन पर्वत होते हैं और विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत भी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों रॉकीज़ पर्वत स्थित है, यहाँ पे एंडीज़ पर्वत स्थित है ना, और इसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा पर्वत तो नहीं है पर यहाँ पे द्वीप समूह है। तो लेकिन यहाँ पे नवीन पर्वतों का उद्गम हो रहा है, अभी तक ये बने ही जा रहे हैं, मतलब नववलित पर्वत तो वही होते हैं ना जो ऊँचे उठे ही जाते हैं अभी तक, है ना। तो मतलब अभी नीचे से पूरी तरह संतुलन यहाँ पर नहीं हुआ है, अभी असंतुलन ही विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब आंतरिक घटनाएँ होती ही रहती हैं। इसलिए मतलब अगर अंदर हलचल होगी तो ऊपर भूकंप आएगा ना। दूसरा रीज़न है ज्वालामुखी क्षेत्र। ऑब्वियसली ज्वालामुखी हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, तो जहाँ पे जितने ज़्यादा ज्वालामुखी आएंगे ज्वालामुखी के साथ भूकंप तो आता ही आता है, क्योंकि अंदर से वो चट्टानें इतनी तगड़ी पिघला कर लावा गैस जो लेके आता है उससे पृथ्वी में कंपन हो ही जाता है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा है ये सागर और स्थल का मिलन बिंदु है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो सागरीय चट्टानें होती हैं ना वो भारी होती हैं और स्थलीय चट्टानें होती हैं वो हल्की होती हैं। तो हमेशा मतलब सागर के नीचे स्थलीय चट्टानें दबने की कोशिश करती हैं, है ना, और अंदर जाके फिर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है ना। जहाँ भी ऐसे क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे मतलब असंतुलन की स्थिति विद्यमान होती है और वहाँ पे फिर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो 3 रीज़न हो गए, एक तो वलित पर्वतों का क्षेत्र है, दूसरा क्या कह दिया ज्वालामुखी का क्षेत्र है, और तीसरा सागरीय और स्थलीय चट्टानों का जो मिलन क्षेत्र है वो भी यही है। इसी कारण यहाँ पे ही सर्वाधिक क्या आती है, ये है प्रशांत तटीय पेटी, यहाँ पे ही सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, जिसके कारण हमारी अग्नि मेखला बोलते हैं, और यहाँ पे ही सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, देखो यहाँ पे प्रशांत महासागरीय पेटी में 63% भूकंप आ रहे थे। अब मध्य महाद्वीपीय पेटी में, प्रशांत महासागरीय पेटी की एक चीज़ आप याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पे जो जापान स्थित है, जापान में विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। हमने सुना भी है कि जापान में एक दिन में कई सारे झटके आते हैं भूकंप के, इसलिए वहाँ पर लकड़ियों के मकान भी बनाए जाते हैं, ऐसे सब सुना है हमने। और मध्य महासागरीय पेटी दोस्तों ये वाली है जो मैंने मध्य महाद्वीपीय पेटी ये वाली है जो मैंने कल आपको दिखाई थी। ये यहाँ पे आइसलैंड से शुरू होके ये अंदर महाद्वीपों के अंदर चलती है और यूँ जाके फिर लास्ट में प्रशांत पेटी से मिल जाती है, और इसी की एक शाखा ऐसे अफ्रीका में से होके जाती है। तो इस क्षेत्र में कितने भूकंप आते हैं? इस क्षेत्र में आते हैं 21% भूकंप, और भारत भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही आता है। भारत में भूकंप के दोस्तों 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो हिमालयी क्षेत्र, यहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ सामान्य भूकंप आते हैं, और फिर है प्रायद्वीपीय प्रभावी क्षेत्र, यहाँ न्यूनतम भूकंप आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये मान लो इंडिया है ना, सबसे ज़्यादा तो ये हिमालय हमारा ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फैला हुआ है सारा हिमालय है। तो हिमालय क्या है? हिमालय मैंने आपको बताया था वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या है कि अभी इनका उत्थान हो ही रहा है, अभी ये पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं, विकास के अवस्था में है। मतलब ऊपर कब उठेंगे? जब अंदर से असंतुलन उत्पन्न होगा, चट्टानें हिलेंगी या फिर जो भी होगा तभी तो ऊपर उठेंगे ना। तो असंतुलन का क्षेत्र हो गया तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ आएंगे? हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो हिमालयी क्षेत्र में। फिर दूसरा दोस्तों ये है हमारा गंगा, ये तो गंगा नदियाँ यहाँ से निकल के जैसे ऐसे आती है, और ब्रह्मपुत्र, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। दूसरे सर्वाधिक भूकंप यहाँ पे आते हैं। और जो हमारा ये तटीय प्रदेश है दोस्तों, इसे सर्वाधिक संतुलित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि हमने हमने भारत के भौतिक विभाग पढ़े नहीं है। जब हम भारत के भौतिक विभाग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा,
वो हमारा सबसे पुराना क्षेत्र, पुराना है तो मतलब अभी ये संतुलन की अवस्था में आ चुका है ना। यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं वो दोस्तों वो भी बहुत मतलब बूढ़े पर्वत हम बोल सकते हैं, मतलब घिसे हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नीचे नीचे है। क्योंकि वो अब पतन की अवस्था में आ चुके हैं। मतलब इसलिए क्या है कि ये बहुत पुराना स्थल है, पुराना स्थल है तो क्या हो गया, यहाँ पे अब संतुलन विद्यमान हो गया। तो सबसे कम भूकंप हमारे प्रायद्वीपीय पठार के लिए माना जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में, फिर दूसरे नंबर के भूकंप गंगा ब्रह्मपुत्र, और सबसे संतुलित क्षेत्र कौन सा है हमारा, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, सॉरी ये प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र है, यहाँ पे न्यूनतम भूकंप आते हैं। और तीसरी दोस्तों पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, वही जो ये वाली है, ये वाली पेटी है। तीसरे नंबर के भूकंप विश्व में यहाँ आते हैं। तो पहले नंबर की पेटी है भूकंप की ये प्रशांत तटीय पेटी, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरी है अटलांटिक पेटी, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने दोस्तों पढ़ लिया भूकंप क्या होते हैं, हमने ये वाली शक्तियाँ अब यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पर्वत निर्माणकारी संचलन पढ़ लिया, महादेशीय संचलन पढ़ लिया, ज्वालामुखी भूकंप पढ़ लिया। अब हमारे आते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या होते हैं, जो अंतर्जात बल होते हैं, वो जो विषमता उत्पन्न करते हैं, ये उन विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, दूर करते हैं ना। इसमें 3 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन। पहले भी बहुतों बार मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है अपक्षय, क्या होता है अपर्दन। अपक्षय होता है दोस्तों तापमान, वर्षा, जल, तुषार, वनस्पति और मनुष्य, इसके द्वारा चट्टानें अपने ही स्थान पे विघटन होना अपक्षय कहलाता है। देखो ये तो कारक है अपक्षय के, कौन कौन से, तापमान हो गया, वर्षा हो गई, जल हो गया, तुषार हो गया, वनस्पति हो गया। इन सब रीज़न से क्या होता है, जैसे मनुष्य होता है दोस्तों, मनुष्य भी तो चट्टानों को काटता ही है ना। हम लोग भी तो पहाड़ों को काट काट के पत्थर लेके आते हैं, घर बनाते हैं, जो भी सड़क वगैरह जो भी बनाते हैं ना। तो उससे क्या होता है, चट्टानें ढीली होती हैं, ढीली हो जाएंगे तो उनका और ज़्यादा अपर्दन होगा ना। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ कठोर होगी उसका अपर्दन कम होगा। तापमान कैसे, मैंने जैसे बताया था आपको कि जैसे मान लो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये चट्टानें हैं मान लो, है ना, यहाँ पे मान लो पानी की बूंदें हैं, है ना। अब रात को तो यहाँ पे ठंड पड़ती है तो ये क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी तो ये चट्टानें सिकुड़ेंगी। फिर जब सुबह होगी धूप पड़ेगी तो ये जल बन जाएगा तो ये फिर से फैलेंगी। तो ये सिकुड़ने फैलने की जो ऐसी अवस्था चलती रहती है, इससे क्या होता है कि चट्टानें ढीली हो जाती है ना। ऐसे ही वर्षा का जल करता है, वही तो वर्षा का जल ही तो चट्टानों में आता है, जो कि जमता है पिघलता है ना। और तुषार, बर्फ़, है ना, वनस्पति, मनुष्य। मैंने आपको बताया था कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें वैसे तो संगठित बनाने का कार्य करती है, लेकिन इनमें कई छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो यहाँ की मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं, है ना। इससे क्या होती है, इससे मिट्टी की परत कमज़ोर हो जाती है ना, उसका अपक्षय आसान हो जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, चट्टान अपने ही स्थान पे विघटित होने लगती है और ये विघटन होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। अब भौतिक यंत्रों द्वारा चट्टान का अलग अलग होना, मतलब तापमान के द्वारा अगर चट्टान टूट रही है तो वो तो कहलाएगा विघटन दोस्तों, है ना। और विघटन से उत्पन्न पदार्थों का घुलकर नए पदार्थों को जन्म देना कहलाएगा वियोजन। मतलब विघटन तो हो गया, फिर कुछ रासायनिक तत्व बन गए, है ना, और उनसे चट्टानें कट रही हैं, मतलब घुलकर अगर चट्टानों का अपक्षय हो रहा है तो उसको कह देंगे अपन वियोजन, है ना। और अपर्दन द्वारा धरातल की सतह पर परत दर परत उघड़ना क्या कहलाता है, एक्सफोलेशन या फिर उघड़ना कहलाता है। कई बार ऐसे होता है दोस्तों, मान लो ये गोल गुंबद है ना, इसकी एक परत ऐसे के ऐसे अलग हो जाती है इससे, फिर इसके अंदर की परत ऐसे के ऐसे अलग हो जाएगी। तो ऐसे जो परतें अलग होती है ना, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सफोलेशन। तो ये तो होता है दोस्तों अपर्दन होता है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटना और फूटना और मतलब विघटित हो जाना। तापमान, वर्षा, जल, तुषार, वनस्पति, मनुष्य, ये सब इसके रीज़न है ना। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन में चट्टानों की टूट फूट से लेकर कटाव और परिवहन तक को शामिल किया जाता है। अपर्दन में चट्टानें टूट फूट तो जाती ही हैं पहले से, जैसे अपक्षय में टूट गई, अपर्दन उन्हें और तोड़ फोड़ देता है, उसके साथ क्या करता है, उनको काट के बहा ले जाता है। तो जब उनका परिवहन हो जाता है तो वो कहलाता है अपर्दन, ठीक है। अब परिवहन करेगा कौन, नदी करेगी, पवन करेगी, भूमिगत जल करेगा, है ना। पृथ्वी के अंदर भी जल कार्य करता रहता है और सागरीय लहरें भी करती हैं। जैसे तटीय किनारों पर सागरीय लहरें बहुत सारे अपर्दन का कार्य करती है, किनारों को काट काट के बाहर ले जाती है। और हिमानी तो करती हैं, मैंने कहा था कि बर्फ़ पिघल कर पहाड़ों से आती है, जो भी चीज़ें लाती है बीच में उनको काट काट के समतल बना देती है ना। तो ये सब कारक होते हैं अपर्दन में सहायक। फिर है अनाच्छादन। अपक्षय और अपर्दन की क्रिया को संयुक्त रूप से हम लोग अनाच्छादन, जब
अपक्षय अपर्दन संयुक्त रूप से हो रहा है, पहले अपक्षय हो गया फिर उनका अपर्दन हो गया, तो इन दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या बोल देंगे, अनाच्छादन बोल देंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियाँ। इसके बाद में ये वाली यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। यूनिट 4 और यूनिट 5 हमने पहले से कंप्लीट कर ली है। आज यूनिट 6 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यूनिट 7 पढ़ेंगे दोस्तों। 7th यूनिट में आपको पूरी एनसीईआरटी में से पढ़ाऊँगी। 8th की जो सोशल साइंस की बुक है वो ऐसे के ऐसे सेम यही चैप्टर है, ऐसे के ऐसे उठा के दे दिया। और ये बहुत सारी बार ये देखा जाता है कि हमारे आरपीएससी या फिर आईएएस तक जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आते हैं। तो आगे के जो भी मैं नोट्स तैयार करूँगी वो 8th की सोशल साइंस की बुक में से करूँगी जो एनसीईआरटी की है। आप भी उसे देख सकते हैं अगर विस्तार से पढ़ना चाहें तो, क्योंकि मैं पूरी बुक तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मुझे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे सम्मिलित करूँगी। इसके बाद में हम लोग भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। तो अगला हमारा यूनिट होगी यूनिट 7 और ये होगी संसाधन और विकास। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर समझ में आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।